एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक कार से उतर कर आता है, उसके पीछे दूसरा आदमी आता है, लेकिन जो पहले वाला होता है वो पानी में गिर जाता है। और अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि भाग रही होती है और गाड़ी रोकने की कोशिश कर रही होती है, और जब कई कार नहीं रुकती है तो वो कार के सामने आ जाती है। अब आखिर हुआ क्या, ये जानने के लिए हमें ये सीरीज देखनी पड़ेगी। हमें स्टार्टिंग में एक लड़की दिखाई जाती है जो कि हमारे ड्रामे की फीमेल लीड भी होती है। इसका नाम मैरी होता है। इसे फ्लावर बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, इसीलिए फ्लावर की पेंटिंग कर रही होती है और साथ में एक सर्जन का इंटरव्यू भी सुन रही होती है। तभी इसके हस्बैंड आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये पेंटिंग तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, जिस पर मैरी उस पेंटिंग का नाम सेल्फ पोर्ट्रेट रखती है, यानी उसकी खुद की पेंटिंग। जिस पर उसके हस्बैंड बोलते हैं कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं इस पेंटिंग को किसी को भी खरीदने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ की तरह मेरी वाइफ की बनी हुई पेंटिंग को भी कोई देखे। अब इसका जो हस्बैंड होता है वो इसे डिनर के लिए लेकर आया हुआ होता है, लेकिन डिनर के बीच में उसके हस्बैंड की कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाती है, तो फिर से मैरी उसी सर्जन की वीडियो देखने लग जाती है। दरअसल वो ये सोच रही होती है कि ये सर्जन उसकी कुछ मदद कर सकता है। इसका हस्बैंड बोलता है कि उसे ऑफिस जाना पड़ेगा किसी काम के लिए, तो वो वापस घर चली जाए, लेकिन वो उसे अकेले कैसे जाने दे सकता था। वो उसके साथ बॉडीगार्ड भेजता है। ये बॉडीगार्ड्स उसके साथ हर वक्त रहते थे। अब उस रास्ते में सीओ जॉन, यानी कि जो वो सर्जन होता है, उसका क्लिनिक आ जाता है। तो ये बोलती है कि वो आर्ट गैलरी जा रही है और ये लिफ्ट में भी नंबर 4 ही डायल करती है, लेकिन नंबर 4 के बाद ऊपर वाली बिल्डिंग में ही सीओ जॉन का हॉस्पिटल होता है। तो ये उसके बाद सीटी लेकर उसके हॉस्पिटल में चली जाती है। वहाँ पर ये डॉक्टर बात कर रहे होते हैं कि एक जो डॉक्टर है वो पैसों के लालच पे एक दिन में ना जाने कितनी सर्जरियाँ कर देता है, और अगर कुछ हो गया तो अब इस डॉक्टर के पास एक लड़की आती है, जिस पर डॉक्टर बोलता है कि तुम अब स्लीवलेस कपड़े खरीदना स्टार्ट कर दो। अब जब मैरी इसके हॉस्पिटल में आती है तो एक बार तो ये भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इसे क्या सर्जरी की जरूरत पड़ी। और जैसे इसके हस्बैंड को पता चलता है कि वो आर्ट गैलरी गई है, तो ये जांच पड़ताल करवाना स्टार्ट कर देता है कि वो कौन सी आर्ट गैलरी में गई है। और इसके बाद ये डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रही होती है प्लीज वो उसकी हेल्प करे, लेकिन डॉक्टर इस बात पर इंकार कर देता है। तो वो बोलती है कि मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, आपने बोला था कि आप किसी की भी लाइफ चेंज कर सकते हो, तो प्लीज मेरी भी कर दीजिए ना। डॉक्टर पूछता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो उसे बता दे, लेकिन वो इनकार करके वहाँ से जाने लग जाती है। अब ये सोच रही होती है कि इसने कितनी कोशिशें की है अपने हस्बैंड से भागने की, लेकिन हर बार वो नाकामयाब साबित रही है, और कैसे इसके हस्बैंड ने इसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हुआ होता है। इसका हस्बैंड इतना पावरफुल जो था, अब जो नीचे आर्ट गैलरी है वो भी सीओ जॉन की है, जिसे कि उसकी फ्रेंड संभाल रही होती है और जो कि इसे थोड़ा लाइक भी करती है। अब मैरी अपने घर में वापस आ जाती है। अब यहाँ पर इसका हस्बैंड इसे पूछता है क्या वो आर्ट गैलरी गई थी, जिस पर घबराकर इसके हाथ से वो प्लेट छूट जाती है और टूट जाती है। यहाँ पर इसका हस्बैंड इसके करीब आता है और बोलता है कि तुम्हारी नेक कितनी ज़्यादा सुंदर है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसे सिर्फ मैं ही टच कर सकता हूँ और कोई नहीं। अब यहाँ पर डॉक्टर को सारी पेंटिंग में से एक पेंटिंग को चूज करके विनर बना रहा होता है। अब यहाँ पर हमें वापस मैरी पर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर जो इसके हस्बैंड का पापा था वो तो इसके हस्बैंड से भी ज्यादा खड़ूस होता है। इसके पापा से सब डरते हैं, और यहाँ पर जब इसका छोटा भाई कॉलेज से देर से आता है तो इसके फादर उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन बीच में मैरी आ जाती है तो इसके फादर मैरी को भी मारने वाले होते हैं। कि तभी जो इसका हस्बैंड होता है वो बोलता है कि प्लीज पापा आप शांत हो जाए, मतलब कि एकदम हिटलर टाइप के होते हैं। और जो ये है ये भी अपने फादर से डरता है। इसके बाद इसके फादर मैरी को बोलते कि तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन तुम अभी तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई हो, और साथ में ताना भी देते हैं कि इस घर का कोई भी आदमी किसी काम का नहीं है। यहाँ पर इनकी मेड बोलती है कि मैं इसके लिए हर्बल मेडिसिन मंगवाऊंगी, और जाते वक्त ये मैरी से बोलता है कि प्लीज तुम मेरे पापा के सामने मत आया करो, उनका गुस्सा ऐसा ही है, मतलब ये केयर तो करता है। जाते वक्त वो बोलता है कि मैंने काफी समय से तुम्हारे फेस पर स्माइल नहीं देखी है, तो स्माइल करके दिखाओ, लेकिन वो स्माइल नहीं करती है। तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये सारी मेडिसिन गिराने लग जाती है। तभी इसका हस्बैंड आ जाता है और बोलता है कि अच्छा तुम 5 साल से ये काम कर रही हो,
जिस पर ये बोलते हैं कि उसे बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहिए है, क्योंकि अगर एक बार बच्चा हो गया तो वो उसकी कैदी बन जाएगी, वो उसे कैद करके रखेगा। लेकिन जिस पर वो बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखूंगा, बल्कि तुम्हें पापा के तानों से छुटकारा मिल जाएगा। और इसका हस्बैंड बोलता है कि वो उसे प्यार करता है, जिस पर वो बोलती है क्या ये ऐसा प्यार होता है, मुझे कैदी बना कर रखा हुआ, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। जिस पर इसका हस्बैंड इसे आर्ट रूम में लेकर जाता है और इसकी सारी पेंटिंग्स को इसे दिखाता है कि देखो, तुम्हें पेंटिंग करने का शौक था तो मैंने ये सब कुछ तुम्हें दिया। लेकिन जिस पर ये बोलती कि हाँ मेरा शौक था, लेकिन मैं अपनी पेंटिंग्स को ऐसे बंद करके नहीं रखना चाहती थी। और ये बोलती है कि मैं चाहती थी कि ये मेरी जो पेंटिंग है पूरी दुनिया को पता चले कि पेंटिंग्स मैंने की है, लेकिन तुम तो मुझे छुपा कर रखना चाहते हो और साथ में मेरी पेंटिंग्स को भी। जिस पर ये बोलता है कि तुम्हें जो भी करना है तुम वो करो, लेकिन मेरे करीब रह के। जिस पर ये बोलती है कि मैं पहले तुम्हारी मोम के बारे में सुनती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन तुम मेरे साथ भी बिल्कुल वैसे ही कर रहे हो। तुम मुझे इसीलिए प्यार करते हो क्योंकि तुम्हारी मोम मेरे जैसी, और अब के हालात देख के मुझे तुम्हारी मोम के ऊपर बहुत ज्यादा दया आ रही है। अब इतना सुनने के बाद इसका कंट्रोल खत्म हो जाता है और इसके बाद ये पर्दे वगैरह बंद कर देता है, जिस पर मैरी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद इसने मैरी के साथ क्या किया ये हमें नहीं दिखाया जाता। नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर दिखाया जाता है, गांव वाले हाउस में आया हुआ होता है और वहाँ पर एक लड़की के करीब बैठा होता है। दरअसल इसकी मोम को ये मिली होती है और वो उसकी केयर कर रही होती है, और इससे ऐसे देखकर हमें लग रहा होता है कि ये भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब सीन शिफ्ट होता है मैरी की तरफ। एक सर्वेंट मैरी के रूम में आता है और बोलता है कि सर ने आपके लिए ड्रेसेस भेजी है और आपको डिनर के लिए इनवाइट किया है, जो कि पिछली बार अधूरा रह गया था। सोयू जून की पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा रुचि होती है, इसीलिए वो पेंटिंग्स को देखकर उनका मतलब बयां कर रहा होता है। और मैरी की पेंटिंग को देखकर वो बोलता है कि इसमें दिखाया गया है कि ये फूल मरने वाले हैं, लेकिन किसी ने इस पेंटिंग का नाम सेल्फ पोर्ट्रेट क्यों रखा है। यहाँ पर अब इसे इसकी फ्रेंड की कॉल आती है। दरअसल इसकी फ्रेंड ने अपने बिहाव पर इसकी पेंटिंग को एग्जीबिशन के लिए भेजा था। इसकी फ्रेंड बताती कि उसकी पेंटिंग विनर हुई है। अब ये एग्जीबिशन के लिए जाना होता है तो ये ड्राइवर को बोलती है कि उसे अपनी मोम को मिलने के लिए जाना है और मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरे पीछे मत आना। तो ये उस हॉस्पिटल के पीछे वाले रास्ते से निकल अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है और इसकी बेस्ट फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई होती है। लेकिन दूसरी तरफ इसके हस्बैंड को पता चल गया होता है कि हॉस्पिटल जाने के बहाने वो रेस्टोरेंट में चली गई है और ये यहाँ के लिए बड़े गुस्से में निकल पड़ता है और ये अपनी वाइफ को किसी लड़के के साथ हंसते हुए देखता है। तो ये अपनी वाइफ को वहां से लेकर चुपचाप चलने के लिए बोलता है और गाड़ी में बोलता है कि तुम तो उस लड़के के सामने बहुत ज्यादा हंस रही थी ना, तो अब हंस कर दिखाओ। लेकिन जब मैंने तुमसे स्माइल करने के लिए कहा था तो तुमने नहीं की थी। क्या तुम मुझसे दोबारा भागने के चक्कर में थी क्या, कि तुम्हारे इन सब कारणों की वजह से मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखनी पड़ती है। मैं तुम्हारे पीछे अपना सारा काम छोड़ के आता हूँ, मैंने तुम्हारे पीछे बॉडीगार्ड्स रखे हैं। लेकिन ये समझाने की कोशिश कर रही होती कि वो तो इसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था, लेकिन इस बात पर उसका हस्बैंड इनकार कर देता और बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो और आगे से तुम अपनी मोम से भी मिलने के लिए अकेले नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। जिस पर ये वो गुस्से में बोलती है कि मेरी मर्जी है, मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ या मोम के साथ। जिस बात पर ये उसे चाटे मारने वाला होता है, लेकिन फिर रुक जाता है। इस हरकत पर मैरी बोलती है कि हाँ मारो, मुझे मारो, लेकिन मैं जानती कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं तुम्हारी मोम जैसी जो हूँ। इसके बाद इसका हस्बैंड बोलता है कि चलो घर चलते हैं और घर जाकर मैरी को मैसेज आता है कि जो हमारा अधूरा डिनर रह गया था उसे पूरा करने के लिए। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि इसके हस्बैंड ने इसकी नेक के बारे में भी कमेंट कर दिया होता है, तो ये अपने बाल काटने लग जाती है ताकि इसका जो हस्बैंड है वो इसे पसंद ना करे। और अब ये भागने का डिसाइड कर लेती है। जो इसके हस्बैंड ने नेकलेस दिया था ये उसे भी लात मारकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद इसके हस्बैंड को पता चल गया होता है कि इसकी जो वाइफ है वो भाग गई है, जिस पर ये बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और सारे सीसीटीवी कैमरास भी चेक करवाता है। दूसरी तरफ हमें सर्जन दिखाया जाता है। अब क्योंकि इसे सारी दुनिया से छुपना था तो इसे सर्जन के सामने भी नहीं आना था, तो ये सर्जन का पीछा करने लग जाती है उसके घर तक। सर्जन को भी एहसास हो गया होता है, लेकिन वो पहले से ही बीमार होती है तो वो रास्ते में बेहोश हो जाती है, जिसे सर्जन देख लेता है कि ये तो वही लड़की है। दूसरी तरफ हमें इसका हस्बैंड दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा आग बबूला हो रहा होता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने सारे
सारे आदमियों को अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए भेज देता है। इसके बाद हमें सर्जन दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के कपड़े मैरी को पहनने के लिए दे देता है, क्योंकि उसके सारे कपड़े गीले जो हो गए होते। अब वो सर्जन के सामने ही कपड़े उतारने लग जाती है। एक बार तो सर्जन अपना मुंह फेर लेता है, लेकिन दूसरी तरफ वो उसे देखता है और मैरी बोलती है कि ये उस चीज के निशान है। मेरा हस्बैंड बोलता है कि वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है और ये देखो मेरा क्या हाल बना दिया है उस आदमी। और सर्जन से बोलती है कि प्लीज वो उसकी हेल्प करे। दूसरी तरफ जब उसके कटे हुए बाल उसके हस्बैंड देखता है तो उसको खुद पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पर मैरी सर्जन को स्टार्टिंग से बताने लग जाती है कि उसने एक एग्जीबिशन में खुद की पेंटिंग बनाई थी, जिसे देखकर उसका हस्बैंड शॉक हो गया था। और बहुत ज़्यादा शौक तो वो तब हो गया था तब उसे रियल में मैरी को देखा था, तब तो वो रोने भी लगा था। और इसके बाद उसने डायरेक्ट, क्योंकि मैं उसकी मोम जैसी जो दिखती थी इसीलिए। यहाँ पर सर्जन बोलता है कि देखो फेस चेंज करना इस बात का सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें लीगल हेल्प लेनी चाहिए। जिस पर वो बोलती कि मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया जो कुछ मैं कर सकती थी, लेकिन मेरा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा रिच है तो वो हर बार मुझे किसी न किसी तरह पकड़ ही लेता है। मेरे हस्बैंड के पास पैसे और पावर दोनों चीज़ें है। यहाँ पर सर्जन बताता है कि उसने ऐसी सर्जरी पहले कभी नहीं की है और वो रिस्क भी नहीं लेना चाहता है। वो काफ़ी तरह से उसे मना रहा होता है। अब फाइनली यहाँ पर मैरी बताती है कि हस्बैंड ने उसे प्रपोज किया था, जिस पर मैरी बोलती है कि हमें मिले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो तुम मुझे डायरेक्ट शादी के लिए कैसे प्रपोज कर सकते हो। जिस पर इसका हस्बैंड नीचे बैठ जाता है और बोलता है कि मैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम किसी के सामने झुक रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। मैरी पूछती है कि तुमने मुझ में ऐसी क्या बात है कि तुमने किसी और लड़की को सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ मुझे सिलेक्ट किया। जिस पर इसका हस्बैंड बोलता है कि तुम हो, बाकी तुम नहीं हो। लेकिन मैरी बोलती है कि वो अभी शादी नहीं कर सकती क्योंकि उसकी मोम बहुत ज़्यादा बीमार है और उन्हें उसकी केयर करनी है और खर्चा भी उठाना है। जिस पर उसका हस्बैंड उसके मोम का सारा खर्चा उठाने के लिए राजी हो जाता है। अब मैरी को भी अपनी मोम को हर कीमत पर ठीक करना था, इसीलिए वो इस शादी के लिए हाँ भर देती है, यानी कि वो उसके चंगुल में फंस जाती। इसके आदमी आकर इसे बताते कि उसकी वाइफ कहीं पर भी नहीं मिली है, तो ये बोलता है कि वो उसे अपने तरीके से ढूंढ लेगा और कहीं के लिए चल देता है। अब यहाँ पर डॉक्टर के पास इसकी कलीग आती है जो बताती है कि जो वो डॉक्टर था पैसों के लालच में सर्जरी किया करता था, उससे आज एक गड़बड़ हो गई है, जिस पर डॉक्टर को तुरंत जाना पड़ता है। यहाँ पर मैरी को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही होती और इसे सपने आने लग जाते हैं, जिसमें इसका हस्बैंड इससे बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि तुम ये जानती हो कि तुम्हारी मोम मेरे कब्जे में है। और इस बात पर इसकी आँख खुल जाती है और ये तुरंत अपनी मोम के सैनिटोरियम में फोन मिलाती, जिस पर ये पूछती कि क्या उसकी मोम ठीक है। जिस पर नर्स बोलती है कि हाँ, हमने भी आपको यही बताने के लिए कॉल करने वाले थे कि आपकी मोम की तबीयत ठीक नहीं है। तो ये तुरंत अपनी मोम से मिलने के लिए हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ डॉक्टर भी घर आ गया होता है और ये जाकर देखती है कि इसकी मोम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ पर राक्षस बैठा हुआ होता है और ये बोलता है कि चलो अब घर चलते हैं, छुपा छुपी का खेल बहुत हो गया। ये चुपचाप उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती क्योंकि अपनी ये मोम को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। दूसरी तरफ जो डॉक्टर होता है वो अपनी कलीग को सारी बात बताता है कि कल रात एक लड़की उससे हेल्प मांगने के लिए आई थी, जिस पर उसकी कलीग बोलती है कि तुम्हें अगर हेल्प देनी है तो लीगल हेल्प दे दो, यानी कि उसके लिए वकील वगैरह ढूंढ दो, क्योंकि उसे आईडी वगैरह की तो जरूरत आगे भी पड़ेगी, तो इसलिए तुम्हें इन सब लफड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अगर उसका हस्बैंड ऐसा है तो फिर उसका हस्बैंड तुम्हारे ऊपर केस वगैरह कर सकता है कि तुमने मेरी वाइफ के साथ ऐसा क्यों किया। और दूसरी तरफ हमें मैरी दिखाई जाती है, उसका हस्बैंड उसे घर लेके जाने की बजाय एक लेक के पास लेकर आ गया होता है और बोलता है कि तुम भी मेरी माँ से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं हो, तुम भी वही काम कर रही हो जो कि मेरी मदर किया करती थी, तुम क्यों नहीं मेरे साथ रह सकती हो जैसे कि बाकी सब फैमिलीज रहती है। जिस पर मैरी बोलती है क्या तुम ऐसे रहते हो जैसे कि बाकी सब फैमिलीज रहती है। जिस पर इसका हस्बैंड बोलता है कि तुम मेरे तरीके से क्यों नहीं रहती हो जैसे कि मैं रखना चाहता हूँ, एक बार ऐसे रह के तो देखो। जिस पर मैरी बोल देती मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डरती हूँ और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं, और तुम्हें भी अब मेरा पीछा छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारे बीच में सब कुछ ओवर हो चुका है। इसकी इस बातों से इसके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ
जाता है। सर्जन को अपने काम के सिलसिले में अब्रॉड जाना पड़ जाता है, लेकिन उसे फिर भी मैरी की टेंशन हो रही होती है कि कहीं इसके पीछे से उसके साथ कुछ गलत ना हो, जो कि इसके पास हेल्प मांगने के लिए आई थी। अब मैरी याद कर रही होती कि इसके हस्बैंड ने इससे कहा था कि तुम्हारा फेस चाहे कितना ही इनोसेंट हो, लेकिन तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो हरदम मुझे याद दिलाती है कि तुम मुझे धोखा देकर भाग जाओगी। सर्जन अब्रॉड जाने से पहले उसी लड़की से मिलने के लिए आता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सर्जन की वाइफ है, कि अपनी वाइफ को एक नेकलेस गिफ्ट करता है, लेकिन इसकी वाइफ को उसके गिफ्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होती। इसे तो बस जाने की लग रही थी, जो कि इससे बोलती है कि उसे बिजनेस ट्रिप के लिए जल्दी जाना है। और एक कॉल आता है जिस पर ये तुरंत निकलने वाली होती है। इसका हस्बैंड बोलता है कि आप वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो इनकार कर देती। इसे शक हो गया था कि शायद इसकी वाइफ इसे धोखा दे रही है, लेकिन ये फिर भी कुछ भी नहीं बोलता है। इसकी वाइफ ऐसे ही इसे छोड़कर चली जाती है, जबकि इसने अपनी वाइफ के साथ मूवी देखने का प्लान भी बनाया हुआ होता है और ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और ये दोनों रोमांस कर रहे होते हैं, जिसके चक्कर में इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया होता है। इसके बाद ये हॉस्पिटल में होती तो डॉक्टर तुरंत भागकर हॉस्पिटल में चला गया था और इसने कहा था कि वो सर्जन है, वो अपनी वाइफ का इलाज खुद करना चाहता है, लेकिन किसी ने भी इसकी बात को नहीं सुना था। और ये जाने से पहले अपनी कलीग से भी मिलता है और उससे बोलता है कि प्लीज़ मेरी वाइफ का ध्यान रखना और उस लड़की का भी ध्यान रखना। अगर वो हेल्प के लिए आए तो उसे बता देना, और अगर उसे छुपने की किसी जगह की ज़रूरत हो तो प्लीज़ उसे मेरा घर पे भेज देना। जिस पर उसकी कलीग बोलती है, क्या तुम्हें उस लड़की पर इतना विश्वास है कि तुम उसे अपना घर ऑफर कर रहे हो? जिस पर वो हाँ बोलता है। नेक्स्ट सीन में हमें मैरी दिखाई जाती। इसका हस्बैंड इसके लिए गन लेकर आया हुआ होता है और बोलता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? और उस पर ट्रिगर दबा देता है, जिस पर वो और ज़्यादा घबरा जाती है। जिस पर उसका हस्बैंड बोलता है कि टेंशन मत करो, मैंने अभी से लोड नहीं किया। और फिर उसके सामने उसे लोड करने लग जाता है और लोड करते वक्त बोलता है कि पता है मेरी मोम की मौत कैसे हुई थी? वो भी तुम्हारी तरह भागती रहती थी और मेरे डैड उसे पकड़कर घर पर लेकर आते रहते थे और वो फिर भाग जाती थी और मेरे डैड फिर से पकड़कर लेकर आते थे उसे, और इसी चक्कर में देखो वो एक दिन मर गई। मैंने अपने पापा से पूछा था कि आपने मोम को मार क्यों दिया, उसे जाने क्यों नहीं दिया? जिस पर उसके फादर ने जवाब दिया था कि क्योंकि वो मेरी थी। लेकिन जब तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया था, लेकिन हाँ अब मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है जब से मैं तुमसे मिला हूँ कि डैड ने ऐसा क्यों किया। यानी कि इनडायरेक्टली से धमकी दे रहा था कि जो मेरे मोम के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। और ये मैरी को निशाना लगाना सिखा रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है और ये बोलता है कि मुझे शिकारी को एक जगह बैठे रहकर मारने में मज़ा नहीं आता, तब मज़ा आता है तब शिकार भाग रहा होता है। मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा मैरी को डरा देता है। और इसी के साथ हमारे इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं तभी से कंटिन्यू रखूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।